नमस्ते, मैं हूं फराह खान और आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक की तरह मास्क जरूर पहने ताकि कोरोना के खतरे से आप और देश महफूज रहे। लोग मास्क पहनने को लेकर जागरूक हों, इसके लिए न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है जिसका नाम है #मास्क पहनो इंडिया, क्योंकि हर भारतवासी का आज एक ही संकल्प है, कोरोना को हराना है, देश को बचाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के शोपिया से। वहां सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया है, जबकि एक आतंकी ने सरेंडर कर दिया है। जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर का शोपिया का ये इलाका है जहां पर यह मुठभेड़ चल रही थी, जिसमें सुरक्षा बल के जवानों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। और आपको बता दें, एक आतंकी ने सरेंडर कर दिया है और इस वक्त जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी मिली है। ये मुठभेड़ चल रहा था जिससे अब सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया है और एक आतंकी ने सरेंडर कर दिया है, जिसके बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया है और अब वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर का शोपिया इलाका जहां पर यह खबर मिली थी कि कुछ आतंकी छिपे हो सकते हैं, जिसके बाद सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया और एक आतंकी ने सरेंडर कर दिया। कोरोना संकट में ऑक्सीजन की कमी से जूझ रही दिल्ली के 2 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम पूरा हो गया। सेना के लिए हथियार बनाने वाली संस्था DRDO की मदद से एम्स ट्रॉमा सेंटर और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में यह प्लांट लगाए गए ताकि वहां भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन की कमी का सामना न करना पड़े। एम्स ट्रॉमा सेंटर में DRDO के अधिकारियों की निगरानी में ऑक्सीजन प्लांट को लगाया गया। बताया गया कि ये ऑक्सीजन प्लांट तेजस लड़ाकू विमान के लिए बनाई गई ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन तकनीक पर आधारित है। इस वक्त बड़ी जोर शोर से जो है DRDO इस पूरे कार्रवाई में जुटी हुई है। इस प्लांट के शुरू होने से बहुत हद तक ऑक्सीजन की कमी दूर होने की उम्मीद भी जताई गई। 1000 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन जनरेट होती है, जो कि करीबन 190-195 प्लस पेशेंट को कैटर कर दिया जाता है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भी DRDO ने इसी तरह का ऑक्सीजन प्लांट लगाया, जो एक दिन बाद ऑक्सीजन का उत्पादन करना शुरू कर देगा। PM केयर्स फंड के तहत ये सारी मशीनें लगाई जा रही हैं, देश के अलग अलग कोने में भी लगाई जाएंगी। 3 महीने के अंदर DRDO पूरे देश में 500 ऑक्सीजन प्लांट लगाएगी, जिनके लिए पहले ही PM केयर्स फंड से पैसे जारी किए जा चुके हैं। बंगाल में जारी हिंसा के बाद राज्य सरकार के रुख पर गृह मंत्रालय सख्त नाराजगी जताई है। केंद्रीय गृह सचिव ने इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी और हिंसा की घटनाओं को तुरंत रोकने को कहा है। इस चिट्ठी में इस बात पर नाराजगी भी जताई गई है कि मंत्रालय की तरफ से चिंता जताने के बाद भी राज्य में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही और जो रिपोर्ट मांगी गई वो अभी तक नहीं भेजी गई। इसलिए बंगाल सरकार तुरंत हिंसा पर रिपोर्ट सौंपे। केंद्र सरकार ने बंगाल सरकार के अब तक जवाब न देने को बेहद गंभीर माना है। कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब के ब्यास से दिल्ली के लिए रवाना हुए सैकड़ों किसान कोरोना नियमों को भूल गए। पंजाब सरकार ने कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों को लॉकडाउन के दौरान सांकेतिक धरना देने की इजाजत दी थी, लेकिन किसानों ने इस आदेश की अनदेखी कर दी। ब्यास से सैकड़ों किसानों का एक जत्था किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए दिल्ली के लिए निकल पड़ा। वहां से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि कई किसान अपनी गाड़ियां लेकर एक हाईवे पर जमा हो गए। इनमें नौजवान, बुजुर्ग और महिलाएं सब शामिल थीं। इनमें ज्यादातर प्रदर्शनकारियों के मुंह पर मास्क नहीं थे और ना ही इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। इन किसानों ने एक दूसरे से बेहद करीब खड़े होकर कृषि कानूनों के खिलाफ नारे भी लगाए। वहीं कोरोना नियमों को तोड़ने पर जब प्रदर्शनकारियों से पूछा गया तो उन्होंने किसानों के आंदोलन को ज्यादा अहम बताया। कृषि के कानून है वो कोरोना से भी ज्यादा घातक है, बहुत सारे लोग जो हैं उजड़ जाएंगे। किसानों ने मांगे नहीं माने जाने तक अपने इस आंदोलन को जारी रखने का फैसला लिया। बिहार की राजधानी पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस वालों ने जब स्कूटर से जा रही एक लड़की को बिना हेलमेट के पकड़ा तो उसने जमकर हंगामा किया। चालान काटे जाने की बात पर तो वो और भड़क गई। उसने लॉकडाउन से हो रही परेशानी की बात करते हुए सीएम नीतीश कुमार और केंद्र सरकार पर भी अपनी भड़ास निकाली। उसके तेवर को देखते हुए वहां मौजूद पुलिस वालों ने महिला पुलिस को बुलाया, लेकिन उसके बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। जब मत किया ऑर्डर फरमा दिया, लॉकडाउन बजा दो। अरे जब देखा तो जब बाजार बंद करवा दिया।
देश में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने और ऑक्सीजन टैंकरों को अस्पतालों तक समय पर पहुंचाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। न्यूज़ 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि इस मुहिम के तहत ऑक्सीजन के टैंकरों में जीपीएस सिस्टम लगाया गया, जिसका मकसद यह है कि प्लांट से अस्पताल तक ऑक्सीजन पहुंचने में कम से कम समय लगे। और इसी प्रक्रिया को एक वर्चुअल कंट्रोल रूम के जरिए किया जा रहा है, जहां मौजूद केंद्र सरकार के आला अधिकारियों की टीम पूरे हालात पर नजर रखती है। ये कंट्रोल रूम समय समय पर देश भर में ऑक्सीजन सप्लाई के हालात की समीक्षा भी करता है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में जीपीएस से लैस ऐसे ऑक्सीजन टैंकरों की संख्या देश भर में और बढ़ेगी। सरकार भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है इनकी निगरानी में, इनके संचालन में और इन टैंकरों की आवाजाही में, और इसीलिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। यूपी के फिरोजाबाद से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां के सरकारी अस्पताल में कोरोना के एक मरीज की मौत के बाद उसके घर वालों ने जमकर तोड़फोड़ की। आरोप है कि अस्पताल कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से उस मरीज की जान गई, जिसके बाद उसके परिवार वालों ने अस्पताल में खूब हंगामा किया। लेकिन जैसे ही वहां पुलिस पहुंची, वो लोग डर के मारे भागने लगे। हालांकि कुछ लोग पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जिन्हें पकड़कर थाने ले जाया गया। वहीं अस्पताल में हुई तोड़फोड़ के निशान चारों तरफ दिखाई दिए। बाद में अस्पताल की सुरक्षा बढ़ा दी गई ताकि फिर इस तरह का हंगामा ना हो सके। उत्तराखंड के देहरादून से डरा देने वाली यह घटना सामने आई। वहां स्कूटर सवार ने एक पुलिस वाले को जोरदार टक्कर मार दी। बताया गया कि शहर में लागू कोरोना कर्फ्यू के दौरान वो पुलिस वाला स्कूटर पर सवार दोनों लड़कों को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन लड़कों ने रुकने के बजाय वहां से भागने की कोशिश की, जिसका खमियाजा उस पुलिस वाले को भुगतना पड़ा। पुलिस वाले के इशारा करने के बावजूद वो लोग नहीं रुके और पुलिस वाले को टक्कर मार दी। वहां से भागने के चक्कर में पुलिस वाला तो सड़क पर गिरा ही, साथ में स्कूटर सवार दोनों लड़के भी नीचे गिर गए। उन्होंने उठकर अपने स्कूटर को उठाया। इस बीच एक दूसरा पुलिस वाला वहां पहुंचा और अपने साथी का सहारा बना। यूपी के गोरखपुर में पंचायत चुनाव परिणाम से नाराज कुछ लोगों ने वहां पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया। एक दिन पहले हुई इस घटना का आरोप बीएसपी समर्थित उम्मीदवारों पर लगा और बताया गया कि जैसे ही वहां पंचायत चुनाव का रिजल्ट आया तो उन लोगों ने पुलिस चौकी पहुंचकर उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रात के वक्त पूरी चौकी आग की लपटों में घिरी नजर आई, साथ ही उसके बाहर खड़ी एक गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया गया। दिन के वक्त भी पुलिस चौकी के बाहर खड़ी कई मोटरसाइकिलें आग में घिरी नजर आईं। बताया गया कि उपद्रव करने वाले प्रशासन पर आरोप लगाया कि उसने बीजेपी विधायक और सांसद के दबाव में आकर पंचायत चुनाव का परिणाम बदला है। इस घटना के बाद वहां भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती भी की गई। यूपी के एटा में एएसपी की कोरोना से मौत हो गई। यूपी के एटा में एएसपी क्राइम राहुल कुमार का कोरोना से निधन हो गया। बताया गया कि बीते कई दिन से वो अपने घर पर ही कोरोना का इलाज करवा रहे थे, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। दिल्ली के विकासपुरी इलाके में यूके नर्सिंग होम के स्टोर रूम में आग लग गई। आग लगने के बाद वहां भर्ती सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि वहां पहुंचे दमकल कर्मियों ने वक्त रहते आग बुझा ली। उत्तर प्रदेश में लागू कोरोना कर्फ्यू को सोमवार सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया। इस दौरान वहां पहले की ही तरह जरूरी सेवाओं पर छूट जारी रहेगी। उत्तराखंड में बाहर से आने वाले लोगों को अपनी आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना खतरे को देखते हुए यह फैसला लिया। बंगाल में तीसरी बार शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। वहां 27 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। बड़ी बात यह है कि विवेक सहाय को फिर से मुख्यमंत्री यानी ममता बनर्जी की सिक्योरिटी का डायरेक्टर बनाया गया है, जिनको चुनाव आयोग ने नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर हुए हमले के आरोपों के बाद इस पद से हटा दिया था। बंगाल हिंसा से भड़के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने ममता बनर्जी की तुलना उत्तर कोरिया के शासक से कर दी। जो ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी है, आज किम जोंग की पार्टी बन गई। सवाल है लोकतंत्र बचेगा कि नहीं। लखनऊ में ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाते वक्त उसमें धमाका होने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल हो गए। बताया गया कि हादसे के वक्त ऑक्सीजन प्लांट में कई कर्मचारी काम कर रहे थे, जिनमें 6 लोग इस हादसे में घायल हो गए।
घटना की खबर मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंची और तुरंत राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। हादसे के बाद वहां कई ऑक्सीजन सिलेंडर इधर उधर गिरे नजर आए। बताया गया कि तेज धमाके की वजह से ऑक्सीजन प्लांट का टिन शेड भी उड़ गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर दुख जताया और हादसे की जांच के आदेश दिए। इस हादसे में जो लोग घायल हैं उनमें एक की हालत गंभीर बताई गई। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में एक बार फिर इस महामारी से पीड़ित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 57,640 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जो कि कल के मुकाबले करीब 6,000 से ज्यादा है। वहीं पिछले 24 घंटे में इस महामारी की वजह से 920 लोगों की जान चली गई। लेकिन अच्छी बात यह रही कि इस दौरान 57,000 से ज्यादा लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मुंबई में पिछले एक दिन में 3,879 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 77 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कोरोना की रोकथाम के लिए ममता बनर्जी ने कड़े कदम उठाए। न्यूज़ 18 की आशिका सिंह की रिपोर्ट है कि उन्होंने राज्य में लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया। हालांकि ये आंशिक होगा, माफ कीजिएगा, मतलब सब कुछ पूरी तरह बंद नहीं होगा, लेकिन कुछ नियम तय किए गए जिनके मुताबिक किसी तरह के राजनीतिक या मनोरंजन से जुड़े समारोह पर रोक लगा दी गई। शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, जबकि शादियों में 50 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। वहीं रविंद्र जयंती पर होने वाले कार्यक्रम को भी छोटा कर दिया गया। इस दौरान मेट्रो और बाकी परिवहन सेवाओं के फेरों में भी कटौती कर दी गई। तो दुकानें तय समय यानी सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और शाम 5 बजे से 7 बजे तक ही खुलेंगी। खास बात यह कि फ्लाइट से आने वालों को RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी और यही नियम ट्रेनों और बसों से दूसरे राज्यों से आने वालों पर भी लागू होगा। जबकि सरकारी दफ्तरों में 50% से ज्यादा कर्मचारी काम करने नहीं आएंगे और निजी कंपनियों को भी इतनी संख्या में वर्क फ्रॉम होम करवाना होगा। यूपी में तमाम पाबंदियों के बावजूद कोरोना के मामले थमते नहीं दिख रहे। पिछले 24 घंटे में राज्य में 31,165 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही अब राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2,62,474 पर पहुंच गई है, जिनका अलग अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। वहीं पिछले 24 घंटे में इस बीमारी की वजह से 357 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान राजधानी लखनऊ समेत राज्य के कई जिलों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें, लखनऊ में 3004 तो वहीं कानपुर में 1206 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए यूपी की योगी सरकार ने यूपी में पहले से जारी लॉकडाउन को बढ़ाकर अब 10 मई सुबह 7 बजे तक कर दिया है और इस दौरान पहले की तरह ही सभी पाबंदियां लागू रहेंगी और जरूरी सेवाओं को छूट मिलती रहेगी। बंगाल में तीसरी बार सत्ता संभालते ही ममता बनर्जी ने कोरोना से लड़ाई को प्राथमिकता जरूर बताया, लेकिन केंद्र को भी निशाने पर लेने से नहीं चूकी। न्यूज़ 18 की आशिका सिंह की रिपोर्ट है कि उन्होंने एक बार फिर वैक्सीन, दवा और ऑक्सीजन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेर लिया। ममता ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी जिसमें इन चीज़ों को मुहैया कराने की मांग की और दावा किया कि वैक्सीन अभियान के तहत दूसरी डोज उनकी प्राथमिकता है। लेकिन केंद्र सरकार से टीके की 3 करोड़ डोज मांगने के बावजूद राज्य को मिली सिर्फ 1.5 करोड़ डोज। ममता ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि नीतियों में भी पारदर्शिता लाई जाए, क्योंकि बंगाल से ऑक्सीजन की खेप लगातार बाहर ले जाई जा रही है। यूपी के चंदौली से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई है। वहां पुलिस के सामने ही दो पक्षों के बीच न केवल पथराव हुआ बल्कि डंडों से जमकर मारपीट भी हुई। आरोप है कि पंचायत चुनाव में मिली जीत के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को लड़ाई के लिए उकसाया, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर डंडे बरसाने लगे। हैरानी की बात ये रही कि वहां मौजूद पुलिस भी उन्हें आपस में लड़ने से नहीं रोक पाई। देखते ही देखते गांव जंग का मैदान बन गया। मारपीट के साथ ही दोनों तरफ से पथराव भी शुरू हो गया। तब जाकर पुलिस वालों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अरे यार मत लड़ाई, तुम लोग क्या मतलब बाद में हुआ दिक्कत हो या फिर मार के लिए क्या फायदा। दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक मारपीट होती रही। बाद में जब पुलिस की और टीमें वहां पहुंची तब जाकर हंगामा शांत हुआ। खबर है कि इस लड़ाई में कई लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। मध्य प्रदेश के आगर मालवा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां संतरे के बागीचे में कोरोना मरीजों के इलाज पर प्रशासन ने सख्ती बरती। बताया गया कि झोला छाप यानी बिना किसी डिग्री वाले एक डॉक्टर ने बागीचे को ही अस्पताल बना दिया।
और वहां कोरोना के लक्षण वाले मरीजों का इलाज करना शुरू कर दिया। जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम ने उस बगीचे में छापा मारा, जिससे वहां हड़कंप मच गया। एफआईआर दर्ज की जाएगी, नाम पता कंफर्म कर रहे हैं। इससे पहले की जो तस्वीरें वहां से आईं वो और डरा देने वाली थी। संतरे के पेड़ों के नीचे मरीजों की लंबी कतार दिखी। हर पेड़ के नीचे कुछ मरीज नजर आए जो जमीन पर लेटे थे और उन्हें ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था। बताया गया कि उन सभी मरीजों की देखभाल वो झोला छाप डॉक्टर और उसके कुछ मददगार कर रहे थे, जो प्रशासन की टीम के वहां पहुंचने से पहले ही फरार हो गए। बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद भी हिंसा का दौर नहीं थम रहा। इसी कड़ी में एक घटना बैरकपुर जिले में हुई, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता के मकान पर बम से हमला किया गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लड़के मकान पर बम फेंकते नजर आए। इस घटना के बाद की जो तस्वीरें सामने आई, उसमें बीजेपी कार्यकर्ता के मकान की खिड़कियों के शीशे टूटे हुए दिखाई दिए, जबकि दीवार पर बम से हमले के निशान भी साफ नजर आए। इस हमले का आरोप टीएमसी समर्थकों पर लगा। गनीमत ये रही कि इस हमले में घर में मौजूद किसी भी सदस्य को कोई चोट नहीं आई। यूपी के एटा में एएसपी की कोरोना से मौत हो गई। यूपी के एटा में एएसपी क्राइम राहुल कुमार का कोरोना से निधन हो गया। बताया गया कि बीते कई दिन से वो अपने घर पर ही कोरोना का इलाज करवा रहे थे, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। दिल्ली के विकासपुरी इलाके में यूके नर्सिंग होम के स्टोर रूम में आग लग गई। आग लगने के बाद वहां भर्ती सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि वहां पहुंचे दमकल कर्मियों ने वक्त रहते आग बुझा ली। उत्तर प्रदेश में लागू कोरोना कर्फ्यू को सोमवार सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया। इस दौरान वहां पहले की ही तरह जरूरी सेवाओं पर छूट जारी रहेगी। उत्तराखंड में बाहर से आने वाले लोगों को अपनी आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना खतरे को देखते हुए यह फैसला लिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां पंचायत चुनाव में मिली जीत का जश्न मनाया गया, जिसमें कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। इस महामारी की वजह से राज्य में कई पाबंदियां लागू हैं, लेकिन इसके बावजूद गांव के लोग जीत की खुशी मनाने के लिए अपने घरों से बाहर निकल आए। इस दौरान उन्होंने कोरोना के सभी नियमों को ताक पर रख दिया। ना किसी ने मास्क पहना और ना ही एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाई। एक साथ पूरा गांव विजय जुलूस में शामिल हो गया। इस जश्न में डूबे लोग कोरोना के खतरे से पूरी तरह बेपरवाह दिखे। हद तो तब हो गई जब बच्चों के भी बाहर निकलने पर किसी ने नहीं टोका। इतना ही नहीं, उन लोगों ने जगह जगह रुककर खूब डांस भी किया। खबर है कि कुछ लोग इतने जोश में आ गए कि उन्होंने वहां फायरिंग भी की। बाद में इस जश्न का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कोरोना की दूसरी लहर का कहर झेल रहे देश पर तीसरी लहर का खतरा भी मंडरा रहा है। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि तीसरी लहर का आना तय है, लेकिन कब और कैसे ये अभी कहना मुश्किल है। ये जानकारी खुद केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने दी, जिन्होंने दावा किया कि तीसरी लहर को आने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जब वैक्सीनेशन बढ़ेगा तो वायरस लोगों को अपनी चपेट में लेने के नए तरीके ढूंढेगा, क्योंकि कोरोना अपना रूप बदलता रहता है। ऐसे में टीके के साथ ही इससे निपटने की रणनीति भी बदलती रहनी होगी। लेकिन इन सबके बीच मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग समेत जो भी नियम इसे रोकने के लिए बनाए गए हैं, उनका पालन करना बेहद जरूरी है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,319 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 71 लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई। इस दौरान 9,643 लोग कोरोना को मात देकर अपने घर लौट गए। राज्य में सबसे ज्यादा 1817 मरीज इंदौर, जबकि भोपाल में 1579 मरीज ठीक हुए हैं। मध्य प्रदेश में फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 89,244 है, जिनका इलाज जारी है। वहीं इस बीमारी की वजह से अब तक 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सीरिया के शहर लदिकिया के करीब इजराइल की तरफ से मिसाइल हमले में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 6 लोग जख्मी हो गए। इस दौरान सीरिया की प्लास्टिक की एक फैक्ट्री भी जद में आ गई, जिसमें हमले की वजह से भीषण आग लग गई। यहां से सामने आई तस्वीरों में फैक्ट्री के अंदर आग की लपटें उठती नजर आईं और मौके पर मौजूद बचाव दल इस आग को बुझाने की कोशिश करता दिखा। हमले में फैक्ट्री पूरी तरह तहस नहस हो गई और रात के अंधेरे में बड़े से कमरे में हर तरफ टूटा फूटा लोहे लकड़ी का सामान और ईंट मिट्टी का मलबा बिखरा मिला। बताया जा रहा है कि इस मिसाइल हमले में जख्मी हुए लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।
पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में राज्य में पहली बार 18,000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिले। वहीं इस दौरान 103 लोगों की मौत हो गई। अच्छी बात यह रही कि इन 24 घंटों में 17,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए। राज्य में फिलहाल 1,21,872 एक्टिव मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। वहीं इस महामारी की वजह से अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। न्यूज 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि 5 जजों की संविधान पीठ ने सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठा समुदाय को दिए जा रहे आरक्षण को सही ठहराया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे पलटते हुए आरक्षण को असंवैधानिक बताया। अपने फैसले में लिखा कि ये समुदाय शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े नहीं हैं, इसलिए इनको आरक्षण नहीं दिया जा सकता। साथ ही अपने आदेश में कोर्ट ने यह भी कहा कि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन महाराष्ट्र ने यह लक्ष्मण रेखा लांघ दी। महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों में 12%, जबकि शिक्षण संस्थानों में 13% आरक्षण मराठा समुदाय को दिया गया था, जिस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी मोहर लगा दी थी। लेकिन उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर यह फैसला आया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में टीएमसी की छात्र इकाई तृणमूल युवा कांग्रेस के एक नेता की गिरफ्तारी से भड़के समर्थक पुलिस से भिड़ गए। कुछ लोगों से मारपीट के आरोप में पुलिस उस नेता को गिरफ्तार कर थाने ले जा रही थी। तभी उनके समर्थकों ने पुलिस की गाड़ी को रोककर हंगामा शुरू कर दिया। इस भिड़ंत में एक पुलिसवाला और वो नेता घायल होकर जमीन पर गिर गए, जिसके बाद उन लोगों ने पुलिस को ही वहां से भगाने की कोशिश की। तब तक टीएमसी के कई और समर्थक वहां इकट्ठा हो गए। इस बीच एक आदमी बीच बचाव करता दिखाई दिया। उसकी कोशिश का नतीजा ये हुआ कि थोड़ी ही देर में मामला शांत हो गया और फिर उन दोनों को अस्पताल भिजवा दिया गया। लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए बिहार के कई जिलों में सख्ती बरती गई। वहां कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद की वजह से 15 मई तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया। लेकिन इसके बावजूद कई लोग बेवजह सड़कों पर घूमते पकड़े गए। पटना से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें कुछ पुलिस वाले लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले ऐसे ही लोगों पर डंडे बरसाते नजर आए। इसी तरह पुलिस ने एक दूसरे इलाके में भी कई लोगों की पिटाई की ताकि वो दोबारा ऐसी गलती न करें। पुलिस की कार्रवाई की कुछ ऐसी ही तस्वीर नवादा से भी आई, जहां तय वक्त से ज्यादा देर तक दुकान खोलने वाले सब्जी कारोबारियों पर प्रशासन का डंडा चला। उनकी सब्जियां जब्त कर ली गईं और लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। बिहार सरकार के द्वारा लॉकडाउन लागू कर दिया गया है और घर से बाहर नहीं निकले, अपने आप को लॉक करें। लॉकडाउन के पहले दिन शेखपुरा में कई लोग नियमों की परवाह न करते हुए सड़कों पर निकल आए, लेकिन थोड़ी ही देर में प्रशासन की टीम वहां पहुंच गई और रेहड़ी पटरी पर दुकान चलाने वालों को हटाकर लोगों को घर भेज दिया। पंजाब के कपूरथला से हैरान कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई। वहां एक एसएचओ ने सब्जी बेचने वाले की टोकरी को लात मारकर गिरा दिया। एसएचओ कोरोना काल में लगी पाबंदियों का पालन कराने के लिए बाजार पहुंचा था, लेकिन वहां उसने हरी मिर्च से भरी एक टोकरी को लात मार दी, जिसके बाद वो नीचे गिर गई। इस घटना के सामने आने के बाद डीजीपी ने फगवाड़ा के सिटी पुलिस थाने में तैनात नवदीप सिंह नाम के इस एसएचओ को सस्पेंड कर दिया। टीका केंद्र पर भीड़ और लंबी कतारों से निपटने के लिए मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने प्लान तैयार किया है। न्यूज 18 के आशीष सिंह की रिपोर्ट है कि इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए 75 निजी अस्पतालों को चुना गया, जो हाउसिंग सोसाइटी के अंदर अपना सेंटर बनाकर या घर घर जाकर वैक्सीन लगाने का काम कर सकते हैं, जिसका फायदा बुजुर्ग, दिव्यांग और उन लोगों को भी होगा जो या तो अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते या जिनको अब तक टीका नहीं लग पाया है। लेकिन वैक्सीन की कीमत को छोड़कर इस काम पर जो खर्च आएगा वो हाउसिंग सोसाइटी को उठाना पड़ेगा। बीएमसी की दलील है कि ऐसा करने से न केवल वैक्सीन के लिए आने वाली भीड़ कम होगी, बल्कि ज्यादा लोगों को कम समय में टीका लगाया जा सकेगा। हालांकि जिन अस्पतालों को इस काम के लिए मान्यता दी गई है, उनके पास अभी वैक्सीन नहीं है। उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाओं के बीच वहां के कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश हुई, जिसकी कुछ तस्वीरें कुमाऊं से सामने आई। वहां जोरदार बारिश की वजह से नदियां और नाले उफान पर आ गए। पानी का सैलाब पूरी रफ्तार के साथ सड़कों पर बहता दिखा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से गाड़ियां भी जहां तहां फंस गई। बताया गया कि वहां के उलेनी गांव में बारिश का पानी लोगों के घरों में भी घुस गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कमोबेश ऐसी ही तस्वीर अल्मोड़ा से भी सामने आई। वहां भारी बारिश के बाद एक नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और उसका पानी किनारों को काटते हुए कई इलाकों में फैल गया।
दुनिया के हर कोने तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए अमेरिका की निजी स्पेस कंपनी स्पेसएक्स ने फ्लोरिडा से 60 उपग्रहों का एक और बैच पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च कर दी। कंपनी ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों तक सस्ता इंटरनेट पहुंचाने के लिए अंतरिक्ष में उपग्रहों का स्टारलिंक नाम का एक महाजाल बना रही, जिसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए 200 फीट से ज्यादा ऊंचा फैल्कन 9 रॉकेट उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाने के लिए तैयार खड़ा दिखा। जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, रॉकेट के इंजन ने घने धुएं का गुबार छोड़ा और रॉकेट उड़ गया। 3, 2, 1। वो इतनी ताकत के साथ आसमान की तरफ बढ़ा कि कुछ देर के लिए धरती कांप उठी और पलक झपकते ही रॉकेट दूर आसमान में पहुंच गया। स्पेसएक्स के स्टारलिंक मिशन के तहत अब तक 1400 से ज्यादा उपग्रह लॉन्च किए जा चुके हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति रेलवे स्टेशन से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रही एक यात्री की जान पर बनाई, क्योंकि ट्रेन से उतर रही इस यात्री का पैर फिसल गया और वो लड़खड़ाती हुई प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में ही फंस गई। ये देख रेलवे पुलिस के एक जवान ने उसे बचाने की कोशिश की और अपनी पूरी ताकत झोंक दी और उस महिला को प्लेटफॉर्म की तरफ से खींच लिया, जिससे उसकी जान बच गई। दिल्ली हाई कोर्ट में ऑक्सीजन संकट पर 4 घंटे तक सुनवाई चली। न्यूज 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि दिल्ली सरकार ने यह जानकारी दी कि राजधानी के सभी अस्पतालों में सुबह तक के लिए ही ऑक्सीजन है, लिहाजा इसकी व्यवस्था दुरुस्त करने पर अब अदालत ने IIT से सलाह लेने का फैसला लिया, जिसके लिए संस्थान के प्रोफेसर को कल पेश होने को कहा गया है। इसके अलावा सरकार के लिए वेबसाइट बनाने और इसकी देखरेख करने वाले NIC के अधिकारी को भी अदालत ने तलब किया है, क्योंकि कोर्ट को यह जानकारी दी गई कि NIC का पोर्टल केवल रेमडेसिविर की जानकारी दे रहा है और वो भी अधूरी। सुनवाई के दौरान जस्टिस रेखा पिल्लई ने अपने रिश्तेदार का दर्द भी साझा किया। ये बताया कि वो दिल्ली सरकार की हेल्पलाइन पर सुबह 4 बजे से 5:30 बजे तक कॉल करते रहे, लेकिन वो काम ही नहीं कर रही। गुजरात के अहमदाबाद में एक अस्पताल में कोरोना मरीजों का तनाव कम करने के लिए एक अनोखा तरीका निकाला गया। वहां कोरोना मरीज के मनोरंजन के लिए डॉक्टरों ने म्यूजिक का सहारा लिया और कुछ डॉक्टर और दूसरे कर्मचारी PPE किट पहनकर गिटार बजाकर लोगों को मनोरंजन करते दिखाई दिए, जबकि मरीज अपनी अपनी जगह पर बैठे बैठे गाने का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश के आगरा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां बीजेपी नेताओं और ADM के बीच जमकर कहासुनी हो गई। बताया गया कि जिला पंचायत सदस्यों को सर्टिफिकेट बांटने के दौरान बीजेपी के नेता ADM के दफ्तर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें बाहर ही रोक दिया गया, जिस पर पार्टी के नेता भड़क गए और उस अधिकारी से बहस करने लगे। इस बीच ADM का भी पारा चढ़ गया और उन्होंने ऊंची आवाज में बात कर रहे एक बीजेपी नेता पर अपना गुस्सा उतार दिया। तुरंत 2 मिनट उतारूंगा। इसके बाद तो वहां का माहौल और गर्मा गया। गुस्से से लाल हुए पार्टी के नेता लड़ने के लिए आगे आ गए। हंगामा बढ़ता देख वहां मौजूद पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा, लेकिन ADM फिर भी शांत नहीं हुए। बाद में कुछ लोगों को वहां से हटाना पड़ा, तब जाकर ये जबानी जंग खत्म हुई। हंगामे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कर्नाटक में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने लोगों को खौफ से भर दिया है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में 50,112 कोरोना के नए मरीज मिले हैं, जबकि इस दौरान कोरोना की वजह से 346 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कोरोना के एक्टिव केस 4,87,000 के पार पहुंच चुके हैं और अब तक इस वायरस की चपेट में आकर 16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पिछले 24 घंटे में 26,841 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। कर्नाटक में कोरोना का कोहराम लगातार जारी है और ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 50,112 कोरोना के नए मरीज मिली, जबकि इस दौरान कोरोना की वजह से 346 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें, राज्य में कोरोना के एक्टिव केस 4,87,000 के पार पहुंच चुके हैं।
गोवा के कुछ इलाकों में संपूर्ण लॉकडाउन पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भड़क गए। न्यूज 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि सीएम ने उन ग्राम पंचायतों को कड़े शब्दों में चेतावनी दी जहां संपूर्ण लॉकडाउन के नाम पर जरूरी और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को जबरन घर में रहने के लिए कहा जा रहा है। असल में गोवा में 10 मई तक के लिए कर्फ्यू लगा है, जिसमें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक जरूरी सेवा वाली दुकानों को खोलने की इजाजत है। लेकिन कुछ ग्राम पंचायतों ने कोरोना के मरीज बढ़ने पर अपने अपने इलाकों में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दी और इसी के नाम पर वो सब कुछ बंद करा रही हैं, जिससे प्रमोद सावंत नाराज हैं।